अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस की अपडेट के लिए हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी दुश्मन रूहें का 11वां हिस्सा। गंगा मेरे सामने खड़ी थी। वो कहका मार रही थी। फिर अचानक ही वो दोबारा मुजस्मे में तब्दील हो गई। अब वहाँ एक बेजान मुजस्मा मेरे सामने खड़ा था। मैं उस इमारत से बाहर निकल आया। वहाँ से चलते चलते बेमकसद कितनी ही देर पैदल ऐसे ही वीरानों में भटकता रहा। फिर एक जगह पहुँचा तो मुझे सामने दूर खैमे दिखाई दिए। कोई बाकायदा कैंपिंग हो रही थी। खैमे नज़र आ रहे थे और उन खैमों के दरमियान धुआं उठ रहा था। गोया मुहिम जुओं की टोली थी जो हिमालय के पुरस्रार हालात में किसी मुहिम जोई के लिए निकली थी। गौर से देखा तो उम्दा किस्म की गाड़ियां भी नजर आईं और ये यकीन पुख्ता हो गया कि सूरत हाल ऐसी थी। एक लम्हे तक मैं सोचता रहा और फिर फैसला किया कि इन लोगों से मुलाकात करूं, देखूं तो सही ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैं उस मनहूस गंगा से मिल चुका था। वो बहुत मुतमईन थी। उसके इस इत्मीनान से मेरा दिल दुखा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं उनके चुंगल से बच निकला हूँ, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। गर्ज ये कि आखिरी फैसला किया और उन लोगों की तरफ चल पड़ा। लंबा फासला था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि उन लोगों ने मुझे दूर से देख लिया है और एक जगह आकर खड़े हो गए हैं। मैंने जब उन लोगों के सरबराह को देखा तो मेरा दिल खून हो गया। ये उसी गांव का मुखिया था जिसके कहने पर मैंने उस शेर को मारा था। मैं समझा कि मैं उन लोगों से बहुत दूर निकल आया हूँ, मगर ऐसा नहीं था। सब कुछ वही था। अब तक झक मारी मैंने, बिला वजह वक्त ज़ाया करता रहा। ये पुरस्रार खेल तो भी जारी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके करीब पहुंचता जा रहा था। फिर जब बिल्कुल करीब पहुंच गया तो अंदाज़ा हुआ कि ये उसी मुखिया की टोली है, लेकिन इस कदर शान शौकत मेरे वहमो गुमान में नहीं थे। मैं नहीं सोच सकता था कि गांव का मुखिया अगर शिकार पर निकलेगा तो इस कदर शान शौकत के साथ निकलेगा। उनकी टोली में बहुत सी लड़कियाँ भी नजर आ रही थी जो अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। सब की सब लड़कियाँ हिंदुस्तानी थीं, लेकिन सब की सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं। उसके अलावा जो अफराद नजर आ रहे थे उनमें भी कई शानदार शख्सियतें थीं। फिर उनके साथ सामान और वैन्स भी थीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि शिकार पर निकलने वाली टोली इस तरह के साजो सामान से आरास्ता होगी। मुखिया जी उन सब को मेरे बारे में बता रहे थे और वह सब मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मुखिया जी मेरी तरफ बढ़े और बोले, मैं इन सब को तुम्हारे बारे में ही बता रहा था। मैंने इन सब को बताया कि तुमने किस तरह शेर को ख़त्म किया। खैर अब तुम थक गए होगे, न जाने कहाँ से पैदल चले आए हो। चुनाचे सबसे पहले आराम करो। हमारा ये कैंप आर्जी है, लेकिन अब हम आराम से आगे बढ़ेंगे। तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हो जाते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझसे बातें करते करते वो दूसरी समेत मुड़ा और फिर एक तरफ मुंह करते हुए बोला, जी आया। उसकी आवाज़ के जवाब में सुनाई दिया। उसके साथ ही एक लड़का सामने नजर आया। ये एक नेपाली लड़का था। लंबा चौड़ा नौजवान था जिसकी शख्सियत में कोई ऐसी चीज़ थी कि देखने वाले को मुतासिर करती। वो आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंचा और फिर अपनी छोटी छोटी आंखें बंद करके गर्दन झुका दी। मेरा नाम युआन है। युआन उस वक्त तारफ़ के बजाय उनके आराम का बंदोबस्त करो। इनका तारुफ या तुम्हारा तारुफ तो बाद में तफसील से भी हो सकता है। मुखिया जी की बात सुनकर वो नौजवान युआन मुझसे बोला, आइए सर। उसने हाथ के इशारे से मेरी रहनुमाई की तो मैं उसके आगे आगे चलने लगा। वो रही खैमा नमा छोलदारी जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया था, जबकि ये वाली ख़ास कर आपके लिए है। मैं अपनी आरामगाह में दाखिल हो गया। उसे देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। ये तो अच्छा खासा गेस्ट रूम बनाया गया था। बहुत ही आला किस्म का फोल्डिंग बिस्तर और मज़ीद बहुत सी आराम की चीज़ें। अब आप ये बताएं सर कि अगर आप भूखे हैं तो पहले आपके खाने का बंदोबस्त किया जाए। यू ऑन माई फ्रेंड, बेहतर है कि मुझे खाने के लिए मिल जाए, मैंने बेतकल्फ़ी से कहा। फिर वो एक कदम बढ़ा और सरसराती आवाज़ में बोला, माई फ्रेंड, आपने मुझे दोस्त कहा? हाँ, और तुम भी मुझे दोस्त कहो। मैं जो कहता हूँ मुझे कहने दो। मैं तुम्हें सच बताऊँ, बाज़ लोग किसी को निगाह में पसंद आ जाते हैं। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुनकर ही तुम्हें पसंद कर लिया, और अब जब तुम्हें देखा है तो मुझे अपने आप पर फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि अगर मैंने किसी को देखे बगैर उसके बारे में अंदाज़ा लगाया तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा बोल गया। दरअसल मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है, लेकिन अब सब कुछ बाद में। पहले आप कुछ खा लें, मैं अभी आपके लिए कुछ लाता हूँ। युआन ने कुछ मेरे सामने पेश किया। वो बहुत आला किस्म का था, लेकिन ज़्यादा आला दर्जे का था। ज़्यादा देर नहीं लगी। बहुत आला किस्म के सैंडविच, कॉफ़ी और कुछ फल मेरे सामने लाकर रखे। यार तुम तो सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, आपको पसंद आए, मेरी ख्वाहिश इसी में है। जो भी ज़रूरत हो आप युआन को आवाज़ दे देना।
यहाँ से आवाज़ लगाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अब मेरी आंखें बंद होने लगीं। जैसे ही कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया, मेरी पलकें आपस में जुड़ने लगीं। मैं बिस्तर पर लेट गया और फिर शाम 5 बजे उठा। उस वक्त झटपटा उतरता चला रहा था, लेकिन खाने के लिए जो चीज़ें मिली थीं उसके बाद जिस पर मुशक्क़त सफ़र से छुटकारा मिला था उसने सारी थकन दूर कर दी। फिर युवान ने ही छोलदारी का पर्दा उठाकर अंदर झांका और एकदम पर्दा उठाकर अंदर आ गया। आपने मुझे दोस्त कहा है सर, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मसलन अब आपने देखा नहीं कि मैं किस तरह पर्दा उठाकर अंदर आ गया हूँ। ओहो चलो ठीक है, इतनी दोस्ती तो मुझे पसंद है। सर आपका चाय का टाइम हो गया और सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलें चाय के बर्तन लग जाएंगे। अरे मुझे इतनी अहमियत ना दो युवान, बड़ी ठीक अहमियत दी गई है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, लिबास तो आपके पास दूसरा नहीं होगा, लेकिन मुखिया जी ने कहा है कि आपके साइज़ का लिबास कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी भी मेरी है, युवान ने कहा। मुंह हाथ धोने के बाद मैं जिस जगह पहुंचा वो बेमिसाल थी। खैमों के दरमियान की जगह बनाई गई और यहाँ बड़ी आरामदेह फोल्डिंग मेज़ें लगी थी। वो वैसे भी मैंने जो यहाँ साजो सामान देखा था वो इस कदर बेमिसाल था कि मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। बहरहाल मुख्तलिफ आवाज़ों में मेरा इस्तकबाल किया गया और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत सी लड़कियां उस महफिल में शामिल थीं। वो अगर ना होती तो मुझे हैरत होती, लेकिन बहरहाल मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। चाय के बर्तन लगाए जाने लगे। लगता ही नहीं था कि इस तरह हम लोग कहीं से बाहर निकले होंगे। दौलत के खेल निराले ही होते हैं। मुखिया जी ने ज़बरदस्त इंतज़ामात किए और ये अजनबी लोग यकीनी तौर पर इन मुहिम जुओं में शामिल थे जो मुखिया जी के साथ शिकार पर निकलते होंगे। मुखिया जी ने मेरा एक शानदार शख्सियत से तारुफ करवाया जो लंबी चौड़ी और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थी। ये नवाब साहब हैं, मेरे बेहतरीन साथी, सैरो सेहत के रसिया, लंबी चौड़ी ज़मीनों के मालिक। और ये राय प्रदीप सिंह हैं, रियासत दक्कन के सबसे बड़े जागीरदार। ये उनकी बेटियां हैं, ये सीता, और ये अपने आप को फ्रेंच कहती है क्योंकि इनकी माँ फ्रेंच थी। ये दूसरी मलाइका है, ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती है। जी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, मैंने गर्दन खम करके कहा, और फिर दूसरे लोगों का भी तारुफ करवाया जाने लगा। मैंने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया क्योंकि ये मुझे बात याद थी कि मैं सबकी नज़र में हिंदू हूँ। इसके बाद चाय का दौर चला और फिर हम सब बहुत देर तक बातें करते रहे। रात का खाना भी इसी शानदार तरीके से खाया गया। बहुत से मुलाजिम साथ थे जिनका ज़्यादातर ताल्लुक नेपाल से था। ये नेपाली नौजवान बड़े मुस्तैद और हर तरह से चाको चौबंद थे और भाग भाग कर सारे काम कर रहे थे। उन्होंने शानदार हिसार बना लिया। इलाके के बारे में मुझे ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन इतना मैं जानता था कि इन इलाकों में अच्छे खासे दरिंदे मौजूद हैं। यकीनी तौर पर मुखिया जी ने जिस तरह के इंतजामात किए होंगे, रात को मुखिया जी ने मुझे अपने खेमे में बुलाया। फिर मुझे देखते ही बोले, मैं समझता हूँ कि अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे साथियों में से हो और किसी भी तरह से अलग इंसान नहीं। तो मैं तुम्हें ये बताने में कोई आर महसूस नहीं करता कि शिकार मेरी बेहतरीन दिलचस्पी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें दफीने भी तलाश करने हैं। तिब्बत और उसके बेशुमार इलाकों में बुद्ध मत के आसार हैं और यहाँ ऐसी ऐसी अजीमुशान खानकाहें हैं मौजूद हैं जहाँ बुद्धों के आला पाए के मुजस्मे जो हीरे जवाहरात से सजे होते हैं और उसके साथ साथ ही सोने के बुत पर इसमें अक्सर मुहिम जुओं को दस्तयाब हो जाते हैं। और हम अकेले नहीं, कभी कभी बेशुमार टोलियाँ उनकी तलाश में निकलती हैं। हो सकता है अपने सफ़र के दौरान ऐसी बहुत सी टोलियाँ मिलें। तुम हमें माफ़ करना, तुम एक माहिर शिकारी की हैसियत से मेरे साथ हो। तुमने उस वक्त भी उन लोगों के बारे में बताया था कि तुम उनके लिए मुलाजिमों जैसी हैसियत रखते हो, लेकिन तुम हमारे यहाँ मुलाजिम नहीं बल्कि हमारे साथी हो। अगर इस सफ़र में हमें कोई ख़जाना दस्तयाब हुआ तो उसमें से तुम्हें बेहतरीन हिस्सा दिया जाएगा। पूरा ग्रुप जिसमें नवाब साहब वगैरह मौजूद हैं, सब के सब ख़जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम खुशी से हमारा साथ दोगे? जी मुखिया जी, मैं तो इस इलाके में जब से आया हूँ बेशुमार मुश्किलात का शिकार रहा हूँ। इत्तफाक ही है। हाँ जी, अब सोगे तो नहीं क्या? क्यों? क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, जो खैमा मेरे लिए मखसूस किया गया था मैं उसी में आकर लेट गया। दिन में चूँकि काफ़ी वक्त सो चुका था इसलिए रात को जागता रहा। दिमाग में सोचें ही सोचें थी। बस मुखिया जी से झूठ बोलकर अपने खैमे में आ गया। कहानी नया रंग इख्तियार कर गई। पहले ये कहानी यूँ थी कि वो मनहूस मेरे पीछे थी। उसने मुझे अपने रास्ते पर लगा रखा था और मुझसे मेरा ईमान छीन लिया। पता नहीं क्या क्या गलाज़तें खिलाकर उसके बाद उसने मुझे इस्तेमाल करते हुए अपने एक दुश्मन के पास भेजा जिसका न जाने ज़िंदगी का क्या मकसद था। फिर मुखिया जी मिल गए। अब उनकी मुहिम जोई और उनकी ये तैयारियाँ, वो मुझे एक शिकारी का दर्जा दे रहे थे। मैं तो यही समझा था, मगर अब पता नहीं कि उन्हें ख़जाने की तलाश थी। बहरहाल मेरी कोशिशें अपनी नाकाम रही थीं।
میرے اندر جو غلاظتوں کا زہر اتر چکا تھا وہ مجھے ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ ہم لوگ اسی کا شکار تھے۔ اب میری تقدیر میں یہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ پھر رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی۔ دوسری صبح وہی شاندار ناشتہ اور اس کے بعد روانگی کی تیاریاں۔ نیپالی ملازموں نے اسی طرح خیمے اتارے اور ان کو فولڈ کیا کہ انسان حیران رہ جائے۔ وہ اپنے کام میں بڑے ماہر تھے۔ ساری چیزیں ٹریلر اور ویگنوں میں لادی گئیں۔ نیپالی جوان ہی گاڑیاں ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں مکھیا جی نے بتایا کہ وہ بہترین ٹرینڈ ہیں اور راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب تک میرا کسی لڑکی سے باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا یا کوئی اور جگہ ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ خیر جب سفر شروع ہوا تو مجھے بھی ایک بڑی لینڈ کروزر میں سوار کرایا گیا اور میں آرام سے سفر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سا علاقہ تھا اور جگہ کون سی تھی، بس آرام سے سفر جاری تھا اور ہم اس عظیم الشان علاقے میں داخل ہو گئے۔ دور دور تک ایک ویران اور بنجر پہاڑی علاقہ نظر آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ پتھریلی زمین بہت دور تک چلی گئی تھی اور تقریباً دوپہر تک سفر کرنے کے بعد ہمیں درختوں کی سیاہی نظر آئی، اور وہ بھی ایک بلند جگہ۔ ہماری اس لینڈ کروزر میں نواب صاحب اور ان کی لڑکیاں موجود تھیں، باقی لوگ دوسری گاڑیوں میں تھے۔ یہ سفر بالکل باقاعدہ کیا جاتا رہا۔ کھانے پینے کے لیے بس ہلکی پھلکی چیزیں دی گئیں۔ شام کو 6 بجے سورج چھپ گیا اور اندھیرا کسی سیلاب کی طرح بڑھتا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماحول کو نگل لیا اور ہر چیز تاریک ہو گئی۔ تب ڈرائیوروں نے گاڑیوں کی روشنیاں جلا لیں، ٹارچیں جلا لیں۔ مزید کچھ دیر تک سفر جاری رہا۔ اس کے بعد سیٹیوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، جس کا مطلب تھا کہ رک جائیں۔ گاڑیاں رک گئیں اور نواب صاحب نے مکھیا جی سے پوچھا، کیا خیال ہے، ابھی اور آگے چلنا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں یار، تھک گئے ہیں، مکھیا جی نے جواب دیا۔ علاقہ بہت اچھا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ جگہ پسند کی ہے۔ ہاں بالکل، مکھیا جی نے کہا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی، پرسکون اور درختوں سے خاصی دور۔ اس کے علاوہ جو رات ہو گئی تھی اس میں زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں تھا۔ مکھیا جی نے منظوری دے دی۔ تمام لوگ اس منصوبے پر متفق تھے۔ پھر نیپالی ملازموں کو ہدایت دی گئی اور وہ نیچے اترے۔ سارے کام بڑے ستم سے کیے جا رہے تھے۔ پھر نیپالی ملازموں نے صرف 3 خیمے لگا دیے۔ یہ تینوں خیمے بڑی احتیاط سے لگائے گئے تھے، ورنہ ٹرالر ہی اتنے بڑے تھے کہ سب لوگ ان میں آرام کر سکتے تھے۔ ضروری سامان اتارا گیا۔ اس میں دوسرے ملازموں نے بھی نیپالی نوجوانوں کی مدد کی۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کے لیے کافی تیار کروائی گئی۔ پھر کھانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب مجھے واقعی لطف آ رہا تھا۔ اس طرح کے سفر ویسے بھی لطف دیتے تھے۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ نہ آگے نہ کوئی پیچھے۔ میرا تھا کون جس کے لیے میں تڑپتا اور ترستا؟ یہ تو اچھی خاصی کمپنی مل گئی تھی۔ ذرا سی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر اس وفادار نوکر کو ساتھ لے لیتا جس نے اپنے مالک کا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ تیاگ دیا تھا، تو میری اتنی حیثیت ضرور تھی کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ وہ میرا بہترین ساتھی اور دوست تھا۔ بے شک یوان اب وہ جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ صلاحیتیں شاید یوان میں نہیں تھی جو اس میں تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا۔ کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ سناٹے میں انتظامات معمولی نہیں تھے۔ سرچ لائٹیں روشن کی گئیں جو ٹرالوں اور دوسری جگہوں پر نصب تھیں، اور اس کے بعد بٹن آن کیا گیا تو ہر طرف دودھیا روشنی پھیل گئی۔ میں ششتر رہ گیا۔ میں نے بے اختیار کہہ ڈالا، کیا اتنی تیز روشنی سے ہمارا ساتھ لایا ہوا روشنی کا سسٹم ختم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں میری جان، ٹرالرز میں جنریٹر نصب ہیں، روشنی ان جنریٹروں سے ہی ہو رہی ہے اور ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ نواب صاحب شاید میرے اور مکھیا جی کے درمیان ہونے والی بات سن رہے تھے۔ پیچھے سے بول پڑا، نوجوان کیا مزہ نہیں آ رہا؟ اس سفر میں ہمارے پاس ہر طرح کا آرام کا سامان موجود ہے اور اس کی ہر طرح کی ذمہ داری یہاں کے لوگوں نے لے رکھی ہے۔ ابھی نواز صاحب یہ الفاظ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے موسیقی کی لہریں ابھریں اور پھر میں اچھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ٹرالروں سے آ رہی ہے۔ اچھا، زبردست، میں مسکرا دیا۔ واقعی انہوں نے تو جنگل میں منگل کا سما پیدا کر دیا تھا۔ لڑکیاں نوجوان ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور آپس میں خوب اچھی طرح ہنس بول رہے تھے۔ خوب تالیاں پیٹی جانے لگیں، فرمائشیں ہوئیں، ریکارڈ بجتے رہے، کافی تقسیم ہوئی۔ ایک لڑکی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ خیر پھر کھانا تیار ہوا اور کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد آرام کی باتیں ہونے لگیں۔ تمام کے تمام لوگ یہاں بھی باز نہ آئے۔ روشنی کافی تھی، جگہ جگہ بساتیں بچھائی جانے لگیں۔ اس کے بعد شطرنج کھیلی جانے لگی۔ موسیقی بند کر دی گئی۔ میں نے گاڑی میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور اس پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ میں آرام کی جگہ پہنچ گیا اور نہ جانے کب خیالات میں الجھا سو گیا۔ کافی رات گزر چکی تھی اور میں کافی نیند لے چکا تھا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نواب صاحب تھے اور ان کے ساتھ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خیریت ہے نواب صاحب؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہاں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں جی؟ میرا مطلب ہے یہاں تو تمہیں آرام بھی نہیں مل رہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں نواب صاحب، میں نے کہا۔ یہ کوئی سونے کی جگہ ہے؟ نواب صاحب بولے، بس کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرنا ہی تھی کیونکہ خیموں میں آپ لوگ تھے۔
फिर बहरहाल सबका अपना एक मकाम होता है। अरे बिला वजह की बातें ना करो। तुमने क्या महसूस किया कि हमने तुम्हें खुद से कम समझा है क्या, या फिर खुद से अलग समझा हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप सोए नहीं? मैं नवाब साहब से बातें करता करता उस लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ तो वो बोली, सो गई थी, बस आपके बारे में सुना तो परेशान हो गई। भैया जी इतनी शानदार शख्सियत का मालिक है, इतना बड़ा शिकारी है, इसे दूसरों के साथ सुलाया जाए। अरे अरे मेहरबानी है आपकी। अच्छा आ जाओ, वैसे तुम भी इन इलाकों से नावाकिफ हो, हमें पता भी नहीं था कि तुम इस तरह यहाँ इस गाड़ी में सो रहे हो। फिर उसने ही कहा कि किसी गाड़ी में देखो कहीं सो तो नहीं गया, अगर तुम ना मिलते तो मैं सारी रात ना सो पाता, नवाब साहब ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं मुस्कुरा दिया और वो लड़की और नवाब साहब बाहर निकल गए। मेरे अंदाज में अजीब सी कसलमंदी थी, मगर मैं भी उनके पीछे बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सर्च लाइट्स बुझा दी गईं, चंद मामूली सी रोशनियां चल रही थीं। ट्रॉलरों की छत पर मैंने उन नेपालियों को देखा, वो बाकायदा असला उठाए वहां ड्यूटी दे रहे थे। ये लोग, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये इनकी ड्यूटी है, आधी रात को दूसरे जाग जाएंगे, मुखिया जी ने बताया और मैंने गर्दन हिला दी। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।